हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं जो लास्ट ईयर अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था ना। अब लास्ट ईयर आप सबको पता है कि एग्जाम दो टर्म में हुआ था, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 के अंदर कंप्लीटली एमसीक्यू था, 50 क्वेश्चन थे, 1.5 घंटे का टाइम था। तो 50 के 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने थे, ऑप्शंस आपको मिलते थे अलग अलग सेक्शंस में। तो आज की जो क्लास है उसमें हम टर्म 1 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें से मैं वो क्वेश्चन स्किप कर दूंगा जो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल जो आप एग्जाम दे रहे हो आपके सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो किस किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्योंकि बोर्ड का आप ये ध्यान रखो कि सबसे पहला जो पेपर था अप्लाइड मैथमेटिक्स का, वो बोर्ड का यही था। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है कि सीबीएसई किस लेवल के जो क्वेश्चंस है आपको एमसीक्यूज में दे सकती है, और एमसीक्यूज में सॉल्व करते समय आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एमसीक्यूज आप कैसे सॉल्व करेंगे। और आई होप आपको इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस किस लेवल के सीबीएसई एग्जाम में आ सकते हैं, ताकि आप अपने हिसाब से उसके हिसाब से अपनी जो तैयारियाँ हैं वो आप कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन हमें दी गई थी, इंस्ट्रक्शन में जैसे मैं आपको बताया कि 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 40 आपको करने थे। 3 सेक्शन थे। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन थे, उसमें 16 करने थे। सेक्शन बी के अंदर 20 क्वेश्चन थे, उसमें से भी 16 करने थे। और सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन थे, उसमें से कोई 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इंस्ट्रक्शन से खैर हमें यहाँ कुछ लेना देना नहीं, इस साल इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब पेपर जो है वो चेंज हो गया। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कांग्रेस मॉडुलो का क्वेश्चन है कि 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7 देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आपको आंसर देना है। आंसर में आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर सॉल्व करने की बजाय अगर आप इसमें एमसीक्यू अप्रोच यूज़ करो, एमसीक्यू अप्रोच का मतलब क्या, जो आंसर्स दे रखे हैं आप उनसे इसको यूज़ करो, तो आपका आंसर फटाफट निकलेगा। इसने पूछा लीस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर जो लीस्ट वैल्यू आपके पास 4 लीस्ट वैल्यू दे रखी है, इन चारों में से जो लीस्ट वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू आप वहीं से स्टार्ट करो। आपने स्टार्ट किया 2 से, सबसे छोटी वैल्यू 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो इसका मतलब क्या बनेगा कि 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है 2 बचता है। तो क्या ऐसा होता है? 14 7 जा 98 होता है। अब 14 7 जा 98 हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इससे आपको बड़े इजीली पता चल जाएगा, यहाँ से एक्स वैक्स में ले जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शंस को यूज़ करो। अब अभी मैं डिटेल में कोई बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं एमसीक्यू के हिसाब से ही बात करने वाला हूँ। जहाँ पर लगेगा डिटेल आपको सोल्यूशन करना है, वो मैं उसी के हिसाब से आपको बता दूंगा। तो हमारे पास ऑप्शन बन गया इसका 2। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि सिलेबस में इस साल भी आपके नहीं है, क्योंकि ये डिवाइजर अर्थमेटिक फंक्शन का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सिंपल जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, तो भी कोई इसमें बात नहीं है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कोई नुकसान नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके चल रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि टाउ एन, ये टाउ होता है, इसको एक ग्रीक लेटर होता है टाउ, ठीक है, ताऊ नहीं बोलना, टाउ बोलना है। तो टाउ जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन। मतलब जो नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है उसके कितने डिवाइजर हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ सब कुछ आपको सिंप्लीफाई तो उसने करके दे ही रखा है कि इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको 15 के बस डिवाइजर देखने हैं। 15 जिनसे डिवाइड हो सकता है बस वो देखने हैं। तो 15 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, उसके बाद 15 से होगा। ये 4 नंबर होंगे जिनसे 15 डिवाइड होगा, तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा इसमें 4। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आने में मेरे ख्याल तो कोई बुराई है नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आपको और आसान ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है आपको कि इन ए मैन, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ए मैन यहाँ पर आएगा, इन ए मैन नहीं। ए मैन रोज 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स ईच। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जो डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 32 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है अलग अलग है, तो हम उनके हिसाब से अलग अलग स्पीड निकालेंगे। और दोनों में आपको टाइम दे रखा है 6 आवर्स का। तो जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो हमने निकाला भाई 32/6 कटेगा, तो ये 16/3, इतनी इसकी स्पीड होगी। अगर हम v निकालें, v का मतलब अप स्ट्रीम,
अब स्ट्रीम का डिस्टेंस है 14, टाइम इसमें भी उतना ही लग रहा है, तो इसकी स्पीड आ गई 7/3। तो ये पूछता है देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। अब u में से v माइनस करोगे तो 16 माइनस 7 करोगे आप बचेगा 9, तो यहाँ पर आएगा 9/3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 से आप इसको कैंसिल करोगे यानी 3/2, तो आंसर आ गया 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा हमारे पास थर्ड का बी, 1.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसके अंदर क्या कहता है आपको, नेक्स्ट में कहता है कि इन ए 2 किलोमीटर रेस, 2 किलोमीटर की एक रेस है, P कैन गिव Q ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, P Q को 200 मीटर का स्टार्ट देता है। तो यहाँ पर जो ये 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर। तो अब ये लिख रहा है कि P Q को 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर P और Q का हम डिस्टेंस निकालें तो P तो पूरा का पूरा 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और Q को ये 200 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब Q को 200 मीटर कम कवर करना पड़ेगा। ये आ गया। ऐसे ही R को ये स्टार्ट दे रहा है 560 का, तो P/R, तो ये 2000 हो गया और इसमें से 560 आप माइनस करोगे तो बचेगा 1440। अब आपसे पूछ रहा है इन द सेम रेस, अगर हम उसी रेस की बात कर रहे हैं तो Q कैन गिव R ए स्टार्ट ऑफ, अब Q R को कितना स्टार्ट दे सकता है, यानी Q और R में हमें कंपैरिजन करना है। तो Q और R को आप ऐसे लिख सकते हो Q/P इंटू P/R। तो Q/P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आप 1800/2000 और P आ गया आपके पास 2000/1440। अब यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि भाई सेम रेस की बात कर रहा है, यानी वही 2000 मीटर की जो रेस है वही है। अब 2000 मीटर की रेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2000 है इसको आप सेफ रखो, बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें Q को 2000 मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब पहले से वहाँ पर लिखा हुआ है तो क्यों काटा पीटी करनी है हमें इसमें, इसको काट लेते हैं ना, 2 0 से ये कट गया, 18 8 ये होता है, तो इसका मतलब ये आ गया। और मत काटना इसे क्योंकि ऊपर हमें 2000 चाहिए, 8 2 16, तो डिफरेंस कितना आ गया इसका, 400 का डिफरेंस आ गया। तो QR को 400 मीटर का स्टार्ट जो है वो देता है, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो बन गया सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द पाइप A and B can fill a tank in 5 hours and 6 hours respectively. Pipe C can empty in 12 hours. If all the 3 pipes are open together, then the time taken to fill the tank. एक पाइप का टाइम आपको दे रखा है 5 आवर्स के अंदर वो फिल करता है, तो उसका 1 घंटे का टाइम हो गया 1/5। दूसरे जो पाइप है उसका 1 घंटे का काम हो गया 1/6 और जो खाली कर रहा है उसका आ गया 1/12। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 17/60। तो जब आपको टाइम निकालना होगा तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर आंसर आता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 17 3 जा 51 हो गया और 9 बच गया रिमाइंडर, तो 3 and 9/17, तो 3 and 9/17 ऑप्शन बन गया इसमें डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है x - 3 x + 5 इज ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू -5 हो नहीं सकती, रियल नंबर में आंसर होना चाहिए। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। तो इसने कहा कि भाई x - 3 है और x + 5 है, ये आप ग्रेटर देन 0 अगर लेते हो तो इसमें से ऑप्शन हमारा क्या बनेगा। अब देखो ऑप्शन से अगर आप चलो, ऑप्शन से अगर आप चलो तो ये पहले ऑप्शन में कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। अगर मैं यहाँ पर 3 से वैल्यू बड़ी कर दूंगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा और नीचे पॉजिटिव ही रहेगा, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 3 से आंसर बन रहा है। लेकिन ये ध्यान रखो आप कि ग्रेटर देन 3 यहाँ पर भी है, तो इसमें साथ में x लेस देन -5 भी दिया हुआ है, तो क्या लेस देन -5 से भी हमारा आंसर पॉजिटिव बनता है, तो उसको आप चेक कर लेते हो। अगर मैं यहाँ -5 से कम वैल्यू रखूँ, सपोज -6 रख लूँ, तो -6 और -3 ऊपर आ गया -9, यहाँ -6 प्लस में 5 नीचे आ गया -1, यानी इससे भी आंसर जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है।
यानी ऑप्शन यही होना चाहिए, ऑप्शन यही होना चाहिए। इस तरह से आप अपना आंसर पता लगा सकते हो वैल्यूज पुट करके। अगर आपको सॉल्व ही करना है तो सॉल्व करके आप ये देखो कि ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों नेगेटिव हो, सीधी सी बात। या तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसके हिसाब से तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 निकली और इसके हिसाब से ग्रेटर देन -5 निकली। एक कंडीशन तो ये बन गई। और इसके हिसाब से करेंगे तो x माइनस 3 लेस देन 0 हो या फिर ये भी लेस देन 0 हो, मतलब या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तभी हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हम चलेंगे x की वैल्यू लेस देन 3, x की वैल्यू लेस देन -5। अब यहाँ से जो कॉमन सॉल्यूशन है वो निकालो। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, -5 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब दोनों से बड़ी तभी होगी ना जब ये इससे बड़ी होगी। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर कह रहा है कि लेस देन 3 होनी चाहिए और लेस देन -5 भी होनी चाहिए, मतलब ये इससे इधर होनी चाहिए, इससे भी इधर होनी चाहिए। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन ये बन रहा है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये आंसर बन गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 और x की वैल्यू लेस देन -5। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने पहले बताया उससे आप जल्दी निकाल लोगे, बाकी इच्छा आपकी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स में इसने बोला कि इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस वेयर ए आई जे मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट हम लिख रहे हैं वो कह रहा है कि आई प्लस जे है। जो आई और जे की वैल्यू आएगी उसको सम करके जो आएगा वो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट हम लेते हैं, जो पहला एलिमेंट लेते हैं उसमें क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 2 आ गया। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 आ गया। यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 आ गया। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया। 2 3 3 4 देखो 2 3 3 4 ऑप्शन बनेगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए आप, उसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ये भी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कहता है कि भाई मैट्रिक्स में a² a के बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करो। i + a, जब भी i के साथ हम कोई स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो आप उसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दो। तो i का स्क्वायर करेंगे और 2ia हो गया प्लस में a² हो गया। i होगा तभी आप ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लगाना, अगर i नहीं होगा तो आप इसको अलग अलग करके लिखे। मान लो a + b होता तो आप लिखते a + b × a + b, फिर उन दोनों को इंटू करते, आंसर सेम नहीं आएगा, स्क्वायर वाला आंसर नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। -3 i² तो i होता है 2ia, 2a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि i को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स सेम रहती है। और a² इसने आपको बता ही रखा है a के बराबर है, तो ये 3a बन गया, ये 3 हो गया, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया आपका i। तो ऑप्शन बना इसमें a। क्वेश्चन नंबर 9, ए कहता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, तो इसकी वैल्यू आप बताओ। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, k का अगर हम a से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं और ऑर्डर n/n होता है, तो ये k की पावर n बाहर आ जाता है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो k की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3 है, 3 हो गया। और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसमें 3 है। डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट है आपके पास 4, तो ये आ गया 27 × 4, यानी आंसर आ गया 108। तो ऑप्शन में आपके पास आ जाएगा 9th का सी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें कहता है कि द फंक्शन f(x) = a⁴x इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन कह रहा है कि रियल नंबर पर इंक्रीजिंग है। अब रियल नंबर पर इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव है ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसने इंक्रीजिंग दिया हुआ है। अगर यहाँ पर इक्वल्स टू कहीं यूज़ हो रहा होता तो इक्वल्स टू लगा लेते आप, नहीं तो सिंपल यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन यूज़ हो रहा है तो आप वही लगाओ। तो f' इसका निकालोगे a की पावर x का, तो a की पावर x इंटू में log a, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 0, दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन को अगर जब मल्टीप्लाई आप करोगे, दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो दो केस बनेंगे। केस 1 क्या बना कि जो a की पावर x है ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और जो log a है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। केस 2 क्या बनेगा, a की पावर x
लेस देन 0 होनी चाहिए और log a भी जो है ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। अब लेकिन जो log a होता है ये लेस देन 0 नहीं हो सकता, log वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव साइड नहीं जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि यही वाला केस होगा। अब इस वाले केस में अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो इसको जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये बनेगा a ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा a ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि भाई सी एक्स एंड आर एक्स, ये सी एक्स कॉस्ट हो गया, आर एक्स रेवेन्यू हो गया, दोनों उसने एक्सप्लेन कर दिए, तो प्रॉफिट फंक्शन बताओ। क्वेश्चन है कोई ये, क्वेश्चन है कोई ये। अब यहाँ प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट आप माइनस कर दो, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ऑप्शन बन गया इसमें सी। ट्वेल्थ में कहता है कि m इज द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय। m अगर इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालोगे तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे। अब वेरिएंस किसके बराबर होता है इसमें, वेरिएंस भी तो मीन के बराबर ही होता है ना भाई। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन और वेरिएंस है वो बराबर होते नहीं होते। तो जब ये मीन यहां पर m दे रहा है तो वेरिएंस भी m हो गया। अब वेरिएंस m हो गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया रूट m, यानी ऑप्शन बन गया 12th का ए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व हम बनाते हैं ये सिमेट्रिक कब होता है, ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं ना, ये सिमेट्रिक यहाँ पर होता है। अब इस केस पर क्या होता है, जो इसका म्यू होता है ये x इक्वल्स टू म्यू इसके बराबर होता है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू जो होती है ये हमारा मीन के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको दे दिया कि भाई एक रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे एक k की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत करे होंगे प्रैक्टिस में, तो ये क्वेश्चन भी कोई ऐसा नहीं है। हमें ये पता है कि इन सब का जो सम होता है ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो इन तीनों का सम करोगे आप, 7 2 9 और 1 10, 10k स्क्वायर आ गया, और यहाँ से 2 और 2 4 3 7, 7 और 2 9, इसका सम 1 के बराबर होगा, तो इस 1 को आप इधर ले आओ। अब यहाँ से आप फैक्टर बनाओगे इसके, तो एक 10k बनेगा, एक k बनेगा, 10k कॉमन निकाल देना, k प्लस में 10, यहाँ से आ जाएगा -1, k प्लस 1, k प्लस इधर भी 1 आएगा, 10 नहीं आएगा, तो एक फैक्टर आपके पास k प्लस 1 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर 10k माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू -1, यहाँ से k की वैल्यू 1/10, तो माइनस वाली तो हो नहीं सकती पॉसिबल, तो k की वैल्यू बनेगी 1/10, यानी ऑप्शन बनेगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें कहता है इन ए बॉक्स ऑफ 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब नन इज डिफेक्टिव। 100 बल्ब है, उसमें से जो डिफेक्टिव बल्ब है उसकी संख्या दे रखी है आपको 10। अगर हम उसमें से 5 बल्ब निकालते हैं तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ डिफेक्टिव के बारे में आपको बोल रहा है, तो डिफेक्टिव यहाँ सक्सेस है, तो सक्सेस क्या बनेगी, आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 10 बल्ब डिफेक्टिव है आउट ऑफ 100, तो P तो हो गया 1/10 और Q हो गया 9/10, क्योंकि इन दोनों का सम 1 होता है। अब ये कह रहा है कि आपने 5 बल्ब का सैंपल निकाला, उसमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो कोई डिफेक्टिव नहीं है तो मतलब 5C0, मतलब आपको P0 निकालना है। तो 5C0 का मतलब ये हो गया P की पावर 0 और Q की पावर 5 - 0, तो ये 1 हो जाएगा। P की जगह वैल्यू कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि P की वैल्यू 0 मतलब 1 हो गया। Q क्या हमारे पास 9/10 इसकी पावर 5, ये आपका आंसर आ गया 9/10 इसकी पावर 5। If x is a normal variate with mean mu and standard deviation this, then the new random variable z equals to this is a variate with, ये तो z का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं नॉर्मल वेरिएट में, इस
इस फार्मूले में जो x होता है, जो मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो क्या होता है? इसमें मीन जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 0 के और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है 1 के। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बनेगा इसका डी, क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 पर आप जाओगे तो इसमें सेवनटीन में कहता है कि जो मीन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, द मीन EX एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेसेस। अब मीन निकालने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। ये x हो गया, ये PX हो गया। x क्या क्या है यहाँ पर? जब हम डाइस को फेंक रहे तो क्या आ रहा है? डाइस को फेंकने पर हमारे पास 1 आ रहा है, डाइस को फेंकने पर 2 आ रहा है और डाइस को फेंकने पर 5 आ रहा है। बस ये 3 नंबर डाइस पर लिखे हुए हैं। 1 कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6। 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6। 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6। ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। मीन निकालने के लिए करना क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर कर दो इन सबको ऐड। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3/6 रहेगा, 2 2 जा 4/6, 5/6, तो 5 4 9 और 3 12, तो मीन आ गया इसका 2। 17 का ऑप्शन बन गया हमारा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। टाइम रिवर्सल टेस्ट आपके सिलेबस में है नहीं, जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट में फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है वो उसको सेटिस्फाई करता है। कैलकुलेट पार्शियल इंडेक्स नंबर भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। इसमें आपको लेस स्पेस इंडेक्स नंबर निकालना है, उसका फार्मूला लगाएंगे, सब कुछ आपको दे रखा है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं अभी कराता नहीं हूँ आपको। जो आपके सिलेबस में है सिर्फ अभी आप वो करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में कहता था रिमाइंडर व्हेन 5⁻61 इज डिवाइडेड बाय 7। तो 5⁻61 को अगर हम सॉल्व करें और 7 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आएगा? अब इसके लिए आप जो कांग्रेस मॉडलों का कंसेप्ट है वो यूज़ करो। 5 की कुछ ऐसी पावर लेके चलो जिसको आप 7 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए। कोशिश करो कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए। अगर मैं 5 की पावर देखो 1 लेता हूँ तो 5 ही रहेगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 5 आएगा या फिर -2 आएगा। ठीक है, -2 भी आ सकता है। और अगर हम 5 की पावर 2 लेते हैं तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 लेते हैं तो 125 आएगा। 125 को अगर हम डिवाइड करें, 125 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 125 को देखो 7 से अगर हम डिवाइड करें, 7 एकम 7, अब यहाँ पर आ रहा है 55। अब 55 को अगर मैं 7 × 7 करूँ, 7 × 7 49 आ जाएगा। 55 में से 49 माइनस करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा मेरे को। तो रिमाइंडर 1 चाहिए या -1 चाहिए? तो यहाँ -1 कैसे आएगा? तो आप यहाँ पर आप 8 लेके चलो, तो 8 7 जब 56 हुआ। अब इसमें क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी 56 में और 55 में से 56 को माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा -1। तो रिमाइंडर आपका माइनस आ जाए या +1 आ जाए, कोशिश करो -1 या +1 आ जाए। ठीक है, तो -1 आ गया हमारे पास, यानी 5 की पावर 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर -1 आ रहा है। अब पावर आपको पहुंचानी है 61 तक। अब 3 की टेबल में 61 तो आएगा नहीं, हाँ 3 की टेबल में 60 तो आ ही जाएगा ना। तो 60 के बाद है 20 पर आता है, तो यहाँ 5 की पावर 3 की पावर आप 20 कर दो, -1 की पावर भी 20 कर दो। जो पावर आप यहाँ करोगे वही पावर आपको यहाँ करनी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 60 और ये आ जाएगा 1 mod 7। 1 लाते हम इसीलिए ताकि पावर कितनी भी करनी पड़ जाए कुछ दिक्कत ही ना हो सॉल्व करने में। अब यहाँ पर 61 चाहिए तो 5 की पावर 60 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5 की पावर 1 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर बचेगा 5 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 5 ही रिमाइंडर बचेगा, -2 मत लिख देना। फाइनल आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखना है, तो आंसर आएगा हमारा 5। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
अब इस 22 क्वेश्चन के अंदर इसने हमें बताया कि भाई 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। 20 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, उसमें से मिल्क और वाटर इस रेशो में है। जब इसने ऑलरेडी आपको क्वांटिटी दे ही दी है, उसकी रेशो भी बता दी है, तो आप निकाल लो वहाँ से। आप वहाँ से निकाल लो कि मिल्क कितना है आपके पास। मिल्क की रेशो है 3, रेशो का टोटल है 4, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 20, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 लीटर इसमें मिल्क है, तो वाटर कितना रह जाएगा, ऑब्वियस बात है 5 लीटर रह गया। अब ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर टू बी एडिड टू द मिक्सर सो एज टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1। अब ये जो मिल्क के अंदर हम कितना और ऐड कर दें, देखिए हमारे पास रेशो 4 और 1 की आ जाए, तो मिल्क हमारे पास अभी 15 लीटर है, इसमें हमने x लीटर और ऐड कर दिया। वाटर के अंदर हमने कुछ नहीं करा। अब जो रेशो है वो 4 और 1 की है, इसको इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, यानी 5 लीटर हमें इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो 22 का जो ऑप्शन है वो बनेगा आपके पास सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में पाइप ए कैन फिल टैंक 6 टाइम फास्टर देन ए पाइप बी। पाइप ए जो है पाइप बी से 6 गुना तेज है, 6 गुना तेजी से काम कर रहा है। इफ बी कैन फिल ए टैंक इन 21 मिनट, बी उसको 21 मिनट के अंदर फिल कर देता है, देन द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप टुगेदर टू फिल द टैंक। तो अगर हम दोनों को चलाएं तो कितनी देर के अंदर वो टैंक को फिल कर देगा। अब यहाँ पर देखो कि जो इसने बी का आपको टाइम दे रखा है कि बी 21 मिनट्स के अंदर उसको फिल करता है एक पूरे टैंक को। बी कैन फिल इन 21 मिनट, और ए जो है उससे 6 गुना फास्ट है, तो ए उससे 6 गुना फास्ट है, तो इसका मतलब अगर ये 1 मिनट के अंदर ये कितना टैंक भरेगा, 1 मिनट के अंदर बी जो है वो भर देगा 1/21, और जो ए है 1 मिनट के अंदर वो कितना भर देगा, क्योंकि वो उससे 6 गुना फास्ट है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 1 मिनट के अंदर इतना टैंक फिल कर देगा। अब ये कह रहा है कि हम दोनों को चला दें, तो दोनों को चलाने पर कितना टाइम लगेगा। अब इसका 1 मिनट का काम इतना है, इसका 1 मिनट का काम इतना है, वन अपॉन 3, यानी टाइम निकालोगे तो इसको उल्टा कर देंगे, 3 मिनट का टाइम आ जाएगा। तो इसमें 23 का ऑप्शन बन जाएगा आपके पास ए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन के अंदर 24 क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, तो आप इसे स्किप कर दो। अब आ जाओ 26 पर, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। अब न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी में यहाँ पर कहता है कि जो मॉड x + 2 है इसकी वैल्यू <= 5 है। अब जो इनइक्वलिटी वाले एक्सरसाइज थी, चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर मॉड वाली वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू इससे छोटी होती है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये इस नंबर के माइनस और प्लस के बीच में होगी। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर जो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी आएगी वो इससे छोटी ही रहेगी। तो अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को इधर ला के माइनस कर दो, 2 को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो -7 से 3 के बीच में आएगी, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें -7 से 3। अब यहाँ पर ऑप्शन तो हमारा -7 से 3, यहाँ पर ब्रैकेट सब जगह एक जैसी लगी हुई हैं, एक बार ऑप्शन में चेक करेंगे हम। यहाँ पर ब्रैकेट गड़बड़ है, ब्रैकेट इसमें होनी चाहिए ये वाली, क्लोज ब्रैकेट है इसमें बी में, क्योंकि यहाँ पर =2 का साइन है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बनेगा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज आएगी। यहाँ पर ओपन है, ओपन का मतलब होता है कि -7 और 3 को आपको काउंट नहीं करना है, क्लोज का मतलब होता है काउंट करना है, तो हमें काउंट करना है क्योंकि यहाँ पर =2 का साइन आ रहा है। 26 में कहता है कि ए ये है, बी ये है, और ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के बराबर आ रहा है। तो x + y की वैल्यू क्या है, तो आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 × 1 1 आ गया, बाकी दोनों यहाँ पर 0 है तो इधर 1 ही रहेगा। इधर से करोगे -2, इधर से करेंगे +2, इधर से आ जाएगा 0, ये हो गया। इधर से करेंगे y,
2 इंटू 0 0, इधर से आ गया x, तो ये हो गया x प्लस वाई। आगे देखो यहाँ से 0 0 0, इधर से करेंगे माइनस और 0 हो जाएगा 1 0, इधर से करोगे 0 0, ये भी 0, यहाँ पर ये दोनों 0 हैं तो पहले दो 0 हो गए, इसको इससे करेंगे तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पहले दो तो 0 ही हो गए, 1 को 0 से करोगे ये भी 0 हो गया, यहाँ पर इस 1 को 1 से करोगे तो 1 आ गया। तो ये कह रहा है कि ये ए बी आ गया, और ए बी इसने किसके बराबर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके बराबर ये क्वेश्चन में इसने दिया है, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई है, यहाँ पर 0 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू बनेगी 0। तो 26 का जो ऑप्शन है वो बनेगा ए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27। में भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ai प्लस बी ए प्लस 2a स्क्वायर। अब ए को हमें i से मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी को a से मल्टीप्लाई करना है, और 2a स्क्वायर का मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके देखो इन चारों में से क्या ऑप्शन बनता है। अब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा भाई a 0 0 0 a 0 0 0 a। b से इसको करोगे तो आ जाएगा b 0 b 0 0 b, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में 2b। इधर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से देखो 1 0 और a, इधर से आ जाएगा 0, ये भी 0 b, इधर से आएगा 1, इधर से ये 0, इधर से ये 2, 3 हो गया, 0 0 a, यहाँ से आएगा b और इधर से आएगा 2, यहाँ से करोगे a 0 और 2a, 3a हो गया, इधर से करेंगे 0, ये भी 0 2b, इधर से करोगे a b और 4, इन दोनों को प्लस कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ प्लस कर दो, तो ये बना a प्लस बी 0 b 0 a b, इधर आ गया ए बी, इधर आ गया बी स्क्वायर, इधर आ गया 2ab। इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2a 2b 6 2a 2b 4 6a 4b 2a प्लस 2b प्लस 8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पर मुझे तो लगता नहीं कुछ, ना तो a बन सकता, ये तो ये था बेचारा, माइनस a भी नहीं बन सकता, 2ab को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नहीं बनेगा, मतलब इसको अगर हम डबल करके फिर ए बी से मल्टीप्लाई करें तो भी इस तरह की टर्म्स तो बनने से रही, यानी इसमें जो ऑप्शन है आपका ये नन ऑफ दीज आएगा। इसको ऐड करके आप देख लोगे आंसर इसमें नन ऑफ दीज ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई जो दिया हुआ है इसमें आपसे इन्वर्स पूछ रहा है। अब इन्वर्स, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है और इन्वर्स पूछ रहा है तो आप क्या करो, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको भी कर दो, आएगा तो 0 ही वो। ए इन्वर्स को इससे करेंगे तो ए बचेगा, इन्वर्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा आई आएगा, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ए आएगा। ए इन्वर्स को आई से करोगे तो ए इन्वर्स रहेगा, यहाँ पर 0 आ गया, तो ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को उधर ले जाओ, आई प्लस में हो जाएगा ए माइनस में हो जाएगा, आंसर बना आई माइनस ए, यानी ऑप्शन बन गया इसमें आपका सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29,
29 में कहता है कि ये जो पॉइंट है कोलिनियर है, तो x की वैल्यू बताओ। पॉइंट कोलिनियर है, x की वैल्यू बताओ। तो इसमें अगर मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट अगर आप यूज़ करोगे तो ऐसे केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ, फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पर लगा देते हैं 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इस हाफ को जब आप उधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 7 -2 हो गया, -3। इसको सॉल्व करना है तो x -2 1 7x -10, यहाँ पर आ जाएगा -2 -3x + 6 + 7x -10 -10, और यहाँ से आएगा 7x -3 4x हो गया। जैसे -10 -2 -12 + 6 -6, तो x की वैल्यू आप निकालोगे 6/4 यानी 3/2। y आपको ये दिया हुआ है, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर e⁻⁵ है और e⁻−5x है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सेकंड डेरिवेटिव पूछ ले तो आप क्या करोगे, 5 × 5 यानी 25y आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में बिना सॉल्व करे भी आप बता सकते हो। सॉल्व कैसे करना है, तो डेरिवेटिव ही करना है। तो जैसे डेरिवेटिव करोगे आप पहले वाले का, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, e⁻⁵x का e⁻⁵x, फिर 5x का करेंगे तो 5 और आ जाएगा। आगे हमारे पास b e⁻−5x, और -5x का करेंगे तो -5 और आ जाएगा। फिर दोबारा जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो फिर से काम होगा, जो 5 फिर यहाँ पर आ जाएगा तो 25 बन जाएगा। यहाँ पर फिर -5 आ जाएगा तो -5 -5 + 25, तो यहाँ पर भी 25 आ जाएगा। अब 25 आप कॉमन निकाल देना, आपके पास बचेगा यहाँ पर e⁻⁵x e⁻−5x, ये बन जाएगा y के बराबर। तो जो मैंने आपको आंसर बताया था फर्स्ट 25y, वही आपका आंसर आएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि द पॉइंट ऑफ द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस, कि इस कर्व में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इससे मिनिमम डिस्टेंस पर है। अब मिनिमम डिस्टेंस पर निकालने के लिए आपको, अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूं, पहले मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बताता हूं कैसे आपको करना है। ये कह रहा है कि ये कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट है, ये कर्व हो गया आपके पास ये, इस कर्व पर एक कोई पॉइंट है जो इससे मिनिमम डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट आपको बताना है, इसने मान लिया ए बी। अब यही पॉइंट क्योंकि इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह वहाँ पर आप a² पुट कर देंगे, y की जगह b कर देंगे, तो ये इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो उसको मैंने s से डिनोट कर लिया डिस्टेंस को, a-0 b-5, तो ये बना a² रूट भी आएगा। इसका रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर देना, इधर a² आ जाएगा, इधर b² और -10b + 25। a² की जगह आप ये पुट कर दो यहाँ पर 2b, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई b² - 8b + 25। इसका आप डेरिवेटिव करो, इसको स्क्वायर में ना लिखना पड़े, p से मान लो इसे dp/db, इसका b² का करेंगे 2b आ जाएगा, इसका -8, तो इसको पुट करोगे आप 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। अब b की वैल्यू 4 आ गई, यानी ये वाला पॉइंट है ना, ये 4 है, ये 4 है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, आपको पता चल गया कि आंसर आपका यही है, क्योंकि b की वैल्यू 4 इसी में बस यहीं पर ही है और कहीं है ही नहीं। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखो कि यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, dp/db², यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा,
तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये मिनिमम हो गया। अगर b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू निकालोगे, इसको यहाँ पर आप पुट कर दोगे, 8 आ गया, a का स्क्वायर रूट करोगे आप तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो इस तरह से आप पॉइंट अपना निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं MCQ अप्रोच की बात करूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ना, इसमें से आप ये देखो कि कौन कौन से पॉइंट पहले तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं 2√2 को यहाँ पर रखता हूँ x की जगह तो 8 हो गया, 4 2 जा 8, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, तो ये तो ऑप्शन में आपके बनेगा ही नहीं। 0 0 हो सकता है, ठीक है, 0 0 हो सकता है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ रखेंगे 4, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ से आपको ये पता लग गया कि ये वाला पॉइंट तो है नहीं, बाकी जो 3 पॉइंट बच रहे हैं उन तीनों पॉइंट का आप डिस्टेंस इससे निकाल के देख लो बारी बारी से। तो डिस्टेंस जिससे आपका कम आए वही आपका आंसर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे करना चाहो तो फिर ये मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 32। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहता है कि द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। वो रेवेन्यू फंक्शन हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू आपको बताना है। तो मार्जिनल वैल्यू जब भी आप निकालना है तो आपको करना क्या है, डेरिवेटिव कर देना है। तो उसका डेरिवेटिव करोगे 6x प्लस 36। किस वैल्यू पर निकालना है, 15 पर। यहाँ 15 पुट कर दो, 90 प्लस 36, यानी आंसर आ गया 126। तो 32 का ऑप्शन बन गया डी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 में द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन आपको बतानी है। पॉइंट आपको दे रखा है, कर्व आपको ये दे रखा है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट तो हमारे पास है, हमें इसका स्लोप चाहिए। अब स्लोप निकालने के लिए आप क्या करो, इसका dy/dx निकालो। तो यह आ जाएगा 2 dy/dx प्लस में 2x इक्वल्स टू 0। तो dy/dx की वैल्यू क्या बनेगी, -2x इधर जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये -x आया। x की वैल्यू दे रखी है आपको 1। तो dy/dx तो ये आ गया। अब जब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, यानी स्लोप आ जाएगा इसका 1। अब इक्वेशन आप बनाओगे, इक्वेशन y - y1 स्लोप x - x1। तो y1 आपको दे रखा है 1, स्लोप भी हमारा 1 निकला, ये भी 1 है। तो y - 1 इक्वल्स टू x - 1, इससे ये कैंसिल, तो x - y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई, यानी ऑप्शन बन गया इसमें 33 का बी। थर्टी फोर में कहता है कि लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन व्हेन ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेल। अगर आप कॉइन को 6 बार टॉस करते हो, यानी 6 बार टॉस करने पर जो हेड और टेल का जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस आपको बताना है। बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड टेल यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है, चलो कोई नहीं। आपने 6 बार टॉस किया, तो 6 बार टॉस किया। अब उसमें 6 बार में क्या क्या हो सकता है कि आपके पास, मैं अगर यहाँ लिख लूँ हेड, यहाँ लिख लूँ टेल। आपने जो टॉस किया तो हेड आ गया 6 बार, तो टेल आएगा 0 बार। हेड आ गया 5 बार, ये 1 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, और ये 4 बार, 1 बार, 5 बार, 0 बार, 6 बार, ऐसे हो सकता है। आपको चाहिए इसका डिफरेंस। 6 और 0 का डिफरेंस 6 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 0 आ गया। अब ये 2 - 4 -2 मत लिखना, डिफरेंस का मतलब इनका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर तो इसमें 2 ही है। तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डिफरेंस को। डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 0 2 4 6, ये हमारा आंसर बनेगा 0 2 4 6। ऑप्शन नंबर बनेगा इसका बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, इसमें कहता है द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 81। मीन आपको 81 दिया हुआ है। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन लाइज इन द इंटरवल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस इंटरवल में लाई करेगा? तो हमें ये पता है कि जो मीन होता है वो हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। ठीक है, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस। तो यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वेरिएंस है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर 0 के बराबर हो सकता है, यहाँ तक लाई करेगा। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूँ, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये रहेगा, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये तो बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन आपको दे रखा है 81। अब 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 से 9 के बीच में लाई करेगा। 0 हो सकता है, इसलिए 0 की तरफ क्लोज इंटरवल, 9 नहीं होगा, 9 की तरफ ओपन इंटरवल। तो ऑप्शन बनेगा इसमें ए। If a random variable x has the Poisson distribution with mean 2, Poisson distribution में mean आपको 2 दे रखा है और p x greater than 1.5 कह रहा है, x greater than 1.5। अब greater than 1.5 तो हमें पता नहीं ना, आगे n तो कितना है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस पी x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों इससे छोटे। इसके अंदर आप 0 और 1 ही लिखोगे क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है। अगर हम 1.5 से आगे नंबर हम देखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि P2 कितना होगा, P2, P3, P4 ये सारा कितना होगा। इसका मतलब ये है ग्रेटर देन 1.5 का मतलब ये नहीं कि आपको 1.6 भी लेना है, 1.7 भी लेना है, वो नहीं ले सकते क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके पास 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा। तो आप वो ना लेकर, ये सारा वैल्यू ना लेकर आप 1 में से इसको माइनस कर दो। अब 1 में से जब इसको माइनस करोगे तो इसमें जो फार्मूला होता है e रेज़ टू पावर माइनस m, यहाँ पर मीन दे रखा है आपको 2, मतलब लेमडा m लिख लो या उस डेल्टा लेमडा से लिख लो उसे मीन को, e रेज़ टू पावर माइनस 2, फिर 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 + 1 3 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3 e की पावर माइनस 2। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो पुट करो यहाँ पर, तो ऑप्शन में हमारे पास 1 - 3 e की पावर माइनस 2, तो ऑप्शन दे रखा है 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि देर आर 50 टेलीफोन लाइन्स इन एन एक्सचेंज, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी इज 0.1। 50 टेलीफोन लाइन्स है, n की वैल्यू 50 है और जो बिजी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइन्स आर बिजी, अब आपको ये बताना है कि सारी की सारी लाइन्स बिजी होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी P50 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पर इसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनोमियल है, वैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आप करो क्योंकि 50 टेलीफोन लाइन्स है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यूज़ दे रखी है। और वैसे भी आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस फॉर्मेट में आंसर है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट दे रखा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट दे रखा है, तो उससे भी पता चल जाएगा, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर लेकिन आपको मीन चाहिए। अब मीन कैसे निकालेंगे, n 50 है, p 0.5 है, तो लैम्डा की वैल्यू हम निकालते हैं n इंटू में p, तो ये आ जाएगा 5। फार्मूला लगाओ e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 50 डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना कोई मजाक थोड़ी ना है। अब यहाँ पर लेकिन ऑप्शन में आपको दे दिया इसने e की पावर -5 e की पावर 50/50 फैक्टोरियल, ऑप्शन बन गया इसमें हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 38 इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं करने की। 39 इंडेक्स नंबर है, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी इंडेक्स नंबर है, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के अंदर टाइम सीरीज़ नहीं था, सिर्फ इंडेक्स नंबर था। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, कहता था लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस। फंक्शन इस पर आपको इंक्रीजिंग दे रखा है, 1 से 2 का जो इंटरवल है, और इस पर आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है। अब ये जो फंक्शन दे रखा है इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक के बीच में है,
इसका मतलब ये हुआ फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसका हम डेरिवेटिव करके चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो उसका आप डेरिवेटिव करके निकालो। डेरिवेटिव बना इसका 2x प्लस में a। अब आप यहाँ पर ये जो x है ना, इस x की जगह पर आप ये वाला फंक्शन लेकर आओ 2x प्लस में a। उसके लिए आप पहले इसका डबल कर लो। इसका डबल करेंगे तो ये 2x बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर a प्लस कर देते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये बन गई एफ डैश एक्स। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो a प्लस 2 ये भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए और a प्लस 4 ये भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे ग्रेटर देन -2 और a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे ग्रेटर देन -4। अब दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन है, कंबाइंड सॉल्यूशन क्या बनेगा, -4 इधर होता है, -2 इधर होता है। तो ये कह रहा है कि भाई 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो कॉमन सॉल्यूशन तो यही बना ना। तो इसकी जो वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये इसमें आंसर बनेगा। (42) में कहता है कि द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस एंड दिस टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ x। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट तो आपको दे रखा है, रेवेन्यू यहाँ से बना लो आप। रेवेन्यू हो गया p इंटू एक्स, यानी इसको आप x से मल्टीप्लाई करो। लेकिन पहले आप p की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। तो p को मैं इधर लाता हूँ, तो 82 माइनस एक्स। अब 82 माइनस एक्स है, ये भी डिमांड फंक्शन है, ये भी डिमांड फंक्शन है, पर हमें यहाँ पर इन टर्म ऑफ x चाहिए क्योंकि कॉस्ट फंक्शन है वो भी x की टर्म्स में है, इसलिए हमें x की टर्म्स में लाना है उसे। तो ये आ जाएगा 82x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप माइनस करोगे तो -100 माइनस 60x। तो ये बन गया -x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 100। ये आपके पास बनेगा, ये बना दिया मैंने, रेवेन्यू फंक्शन बना दिया है। तो मैंने वो प्रॉफिट फंक्शन ही बना दिया। चलो यहाँ लिख दो आप प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये आपके पास रेवेन्यू बना 82x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से हमने कॉस्ट फंक्शन माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। अब यही आपको बताना है कि ये मैक्सिमम कब होगा। अब इसके लिए डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, -2x प्लस 22, इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालोगे 11 आएगी। अब आपको a की वैल्यू आई है तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, MCQ क्वेश्चन है तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर हमारा 11 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फिर हम चेक करते कि 11 पे एग्जिस्ट करेगी या नहीं करती, या दो वैल्यू निकल रही होती तो चेक करते कि किस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, लेकिन जब दे ही नहीं रखा, एक ही आंसर दे रखा है, वही हमारा यहीं निकल गया, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करने के लिए करना क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है। ये -2 आ गया, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट इन फोर्थ रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई। अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और उसका फिर मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये देखो कि जो ये डबलेट जो हम पेयर फेंकते हैं डाइस का, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर बन सकता है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है तो हमें पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की ज़रूरत ही क्या है। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का फार्मूला होता है n इंटू में p। तो n कितनी बार है, n आपको दे रखा है, इसने 4 थ्रो कर रखा है, 4 थ्रो हो गए। और अब आपको p निकालना है, बस p क्या होगा, p यहाँ पर क्या है कि जब आप पेयर को फेंक रहे हो ना, तो डबलेट कितनी बार आ रहा है। तो जब आप पेयर को फेंकते हो तो डबलेट कितनी बार आता है, डबलेट तो उसमें 6 बार आता है ना। डबलेट का मतलब पता है ना कि दोनों में नंबर सेम आ जाए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो जब आप पेयर को फेंकोगे इकट्ठे तो ऐसे 6 बार चांस होंगे, या तो दोनों में 1 1 आ जाए, या दोनों में 2 2 आ जाए, दोनों में 3 3, या दोनों में 4 4, या दोनों में 5 5, या दोनों में 6 6। तो वहाँ से p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/6। अब यहाँ पर अगर मैं 1/6 पुट करूँ तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर बना हमारा 2/3।
क्वेश्चन नंबर 44 में आपको दिया हुआ है कि इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड डेली इन ए सर्टेन कम्युनिटी बिटवीन 3 PM to 4 PM हैज ए मीन ऑफ 352 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 31। 3 से 4 बजे के बीच में जो कॉल आती हैं उसके हिसाब से जो मीन है इसका वो 352 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 31 आ गया। अब ये पूछ रहा है आपसे व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम विल देयर बी मोर देन 400 टेलीफोन कॉल्स मेड इन द कम्युनिटी बिटवीन 3 PM to 4 PM। तो उसी टाइम इंटरवल के दौरान 400 से ज़्यादा अगर कॉल आती हैं तो उसकी परसेंटेज में आपको आंसर देना है। और वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, पी की जो वैल्यू है वो 0 से 1.5 तक दे रखी है और यहाँ पर जेड वैल्यू दे रखी है, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो आप सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, जेड वैल्यू निकालेंगे। जेड वैल्यू का फार्मूला ये होता है। अब ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, तो इसने बताया कि प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, सिर्फ 400 टेलीफोन कॉल से ज़्यादा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 400 ये चाहिए। तो हम x की जगह अगर 400 रखते हैं और ये आ गया आपके पास 352 डिवाइडेड बाय 31, इसको 10 - 2 8, 9 - 5 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आपको दे रखी है उससे पता चल जाएगा कि 1.5 समथिंग आ रही है। तो जो वहाँ पर दे रखी है ना वो यूज़ कर लो, पूरा ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर इसको हम x को कन्वर्ट करेंगे z में तो कितना आ जाएगा 1.5। तो हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.5। अब इस तरह के क्वेश्चन जब हम बुक से कर रहे थे नॉर्मली तो हम कैसे लिखते थे इसको, हम इसको लिखते थे ऐसे 1 - f ऑफ 1.5, क्योंकि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये हो गया जब ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो यहाँ पर अगर पॉइंट 1.5 है तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, इस टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी होता है 1 होता है, 1 में से इसके जो लेफ्ट वाला एरिया है ये वाला एरिया माइनस कर देते थे। लेकिन वहाँ पर आपको वैल्यू f 1.5 की मिलेगी तो आप ऐसे करेंगे। f 1.5 का मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर इसके लेफ्ट में आप जाओगे तो पूरा इन्फिनिटी तक की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये आपको वैल्यू ऐसे नहीं दे रहा है, ये वैल्यू आपको दे रहा है सिर्फ 0 तक। यानी ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ ना, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर ये 0 होता है और ये कह रहा है कि मैं वैल्यू आपको ये वाली दे रहा हूँ। तो आप जब इसमें से माइनस करोगे तो f0 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर f0 अगर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.5। तो आपको इस वैल्यू को 1 में से माइनस नहीं करना है, आपको माइनस करना है 0.5 में से। 1 में से तब माइनस करते जब ये पूरी वैल्यू होती। तो इसको 0.5 में से आप माइनस करोगे, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपको ये दे रखी है 0.4394। माइनस करो 10 - 4 6 0 6 और 0 डेसिमल आ गया इधर। अब यहाँ पर लेकिन जो आंसर है ना ये पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 6.06%। ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर इंडेक्स नंबर का है, करने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद के जो क्वेश्चन है ये सारा केस स्टडी है और ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स पूछ रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लेंथ ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल का क्वेश्चन है, तो वो भी हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। तो ये जो आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम स्किप कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हमारा CBSE टर्म 1 का क्वेश्चन इस साल के हिसाब से वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहे होंगे जो आप लोग उसमें से ना कर सको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।